नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डीएनए ट्रांसलेशन के बारे में। लेकिन इसके पहले का जितना भी चीज़ है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। बिकॉज पता ही है ये चैप्टर कौन सा है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का चैप्टर नीट के एग्जाम के लिए पार्टिकुलरली काफ़ी फेवरेट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और खास करके अगर 12th की भी अगर बात करो तो जेनेटिक्स से बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो नीट पॉइंट्स ऑफ व्यू बोलो या कुछ भी हो, मतलब 12th पॉइंट्स ऑफ व्यू, दोनों बेस पे अगर देखो तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और पहले का क्लासेस अगर अटेंड नहीं किए हो, पहले का क्लासेस अगर नहीं देखे हो तो उसे जरूर देख लो, क्योंकि ये हमारे लिए काफी जरूरी है। आज जो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्लास नंबर 10, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं डीएनए ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले जो कि हमारे इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times qualified, सेट नॉर्थ ईस्ट qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals. This is my brief description. अगर इससे भी ज्यादा जानना है तो कुछ नहीं करना, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारती, गूगल सब बताएगा। सो लेट अस स्टार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आज जो बारी हम लोग का डीएनए ट्रांसलेशन, मतलब मैसेंजर डीएनए से मैसेंजर डीएनए, मैसेंजर आरएनए बोले तो डीएनए से न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आया, मैसेज आया साइटोप्लाज्म में। अब वहां पर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और अलग अलग एमिनो एसिड्स के हेल्प से यहां पर होता है ट्रांसलेशन। बोले तो प्रोटीन मेन रूप से जो रियली में एक्टिंग सब्सटेंसेस है, रियलिटी में जो काम करता है, जिस आधार पे प्रोटीन, हजारों तरह का प्रोटीन एक सेल के द्वारा सिंथेसाइज होता है। हजारों तरह के, छोटा सा भले ही हो, लेकिन अनेकों प्रकार का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। नाउ लेट अस सी, लास्ट क्लास में और उसके पहले में भी हम लोग देखे थे कि जेनेटिक कोड किस प्रकार से बनता है। तो ये तरीका है जेनेटिक कोड का। तो किस तरीके से बनता है, एक तरफ हम लोग देखे थे फर्स्ट लेटर, ये सेकेंड लेटर, और इस तरफ हम लोग थर्ड लेटर लिए थे। और किस तरीके से करना है ऑलरेडी तुम लोगों को बताए थे। आई होप ये सभी का क्लियर होगा। और एक बार अगर क्लियर नहीं है तो इसे एक बार अच्छे तरीके से देखना तुम लोग, तुम्हें ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द, जहां पर कि हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग छोड़े थे मास्टर कॉपी। क्या होता है ये मास्टर कॉपी? डीएनए इज कॉल्ड द मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। ये इसको मास्टर कॉपी, डीएनए को मास्टर कॉपी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि डीएनए डायरेक्टली एक्सप्रेशन में, जेनेटिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इससे मैसेज ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद ट्रांसलेशन के थ्रू ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओवरऑल कहें ये मास्टर कॉपी इसलिए क्योंकि ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, बस इसी के जैसा कॉपी बनता है। ठीक है, मेन यही फर्मा है। और इसी से बहुत सारे अनेकों प्रकार का, हजारों प्रकार का प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह बनते रहता है। It replicates only when a new master copy is to be formed. और ये तभी रिप्लीकेट करता है, कौन? डीएनए। ये तभी रिप्लीकेट करता है जब न्यू मास्टर कॉपी की जरूरत पड़ता है। कब न्यू मास्टर कॉपी? मतलब जब पूरा का पूरा सेल ही न्यू बना रहे हैं, बोले तो रिप्रोडक्शन के टाइम में ही इसकी जरूरत पड़ता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ता। और जरूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप को रिप्लीकेट भी नहीं करता। नॉर्मली इट प्रोड्यूसेस वर्किंग कॉपीज इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। नॉर्मली ये जो वर्किंग कॉपी बनाता है वो एमआरएनए के फॉर्म में बनाता है। द लेटर पास आउट इन द साइटोप्लाज्म टू गाइड द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है और गाइड करता है पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस का।
आगे बढ़ते हैं हम लोग म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ऐसे म्यूटेशन चैप्टर हम लोग इन डिटेल आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, नाउ सी अब म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। अब यहाँ पर जीन और डीएनए के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जीन और डीएनए के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बेसिकली म्यूटेशन से ही हमें पता चलता है। कैसे? ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन इज ए चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहा है, सिर्फ एक बेस पेयर चेंजिंग हो रहा है और उसी में सब कुछ हो रहा है। इट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट इनटू द वैलिन। मतलब अगर यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस का चेंजिंग नहीं होता है तो यहाँ पर ग्लूटामिन का फॉर्मेशन होता है, ग्लूटामेट का, लेकिन ये जो चेंजिंग हो रहा है ना उसके कारण यहाँ पर वैलिन बन रहा है। ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन सिकल सेल एनीमिया, जिसका परिणाम होता है कि सिकल सेल एनीमिया होता है। यहां पर पिक्टोरिकली इस चीज को दिखलाया गया है राइट साइड में, जो कि तुम यहां पर देख सकते हो। ये नॉर्मल केस है GAC, जो कि कॉड है डीएनए का GAC CTC, लेकिन जब इसका आरएनए बनता है तो GAG, जो कि GLU बोले तो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज ए नॉर्मल प्रोटीन। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, मतलब इसी में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो क्या होता है, ए के जगह पे अगर टी आ गया, ए के जगह पे अगर टी आ गया तो यहां पर ए आएगा और GUG का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि वैलिन एक म्यूटेंट है और वैलिन का फॉर्मेशन होगा और काउज होगा सिकल सेल एनीमिया। आई होप यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ द डे। आज का मेन टॉपिक हम लोग देखते हैं और वह है डीएनए ट्रांसलेशन। तो डीएनए ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा, इसका मशीनरी क्या क्या होगा डीएनए ट्रांसलेशन में। नंबर 1 राइबोसोम, नंबर 2 एमआरएनए, नंबर 3 टीआरएनए, नंबर 4 एमिनो एसिड एंड एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ये सभी चीज की यहां पर जरूरत पड़ेगा जो कि ट्रांसलेशन में जरूरत है। अब यहां पर राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम क्या करता है, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मेन रूप से प्रोटीन सिंथेसिस इसी जगह पे होता है, आरएनए के पास में, मतलब राइबोसोम के ऊपर। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इट फंक्शन एज ए टेम्पलेट हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये टेम्पलेट के रूप में काम करता है जहां पर कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर्म में है। उसके बाद है टीआरएनए, इट ब्रिंग्स द डिजायर्ड एमिनो एसिड, reads the genetic information and place the amino acid at proper place। अब ये proper place पे tRNA एमिनो एसिड को चुन चुन के जगह पे लाके रखता है। ये तो है यहाँ का सिचुएशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, अब क्या है यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होगा ट्रांसलेशन मशीनरी में। नंबर 1 क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स टू टीआरएनए, initiation of protein synthesis, chain termination and protein translocation। now translation machinery में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ओवर राइबोसोम। राइबोसोम का देख रहे हैं, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कम टुगेदर ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। जब प्रोटीन फॉर्मेशन की जरूरी होता है तभी उसी टाइम में 2 सब यूनिट, राइबोसोम का 2 सब यूनिट आके आपस में जुड़ता है। अदरवाइज राइबोसोम का दोनों सब यूनिट, बड़ा वाला और छोटा वाला, अलग अलग दूर दूर रहता है। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एसोसिएशन। ये फेनोमेना जिसके द्वारा कि जुड़ता है ट्रांसलेशन के टाइम में, एसोसिएशन कहलाता है। Soon after the completion of protein synthesis, the subunit separate, that is dissociation। अब जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ये जो यूनिट है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट, दोनों आपस में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट का अलग अलग फंक्शन क्या है। पहले हम लोग देखते हैं लार्जर सब यूनिट, उसके बाद देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट को। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है, इट हैज ए ग्रुप
for pushing out the newly formed polypeptide and protecting the same from cellular enzymes। इसमें एक ग्रूव होता है, लार्जर सब यूनिट में एक ग्रूव होता है जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसको बाहर निकालता है और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करता है सेल्यूलर एंजाइम से, ताकि उसको खुद को डाइजेस्ट ना कर दे प्रोटीन को। जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, इट फिट्स ओवर द लार्जर वन लाइक ए कैप बट लीव्स द टनल फॉर mRNA। ये एक कैप के जैसा लार्जर सब यूनिट के ऊपर जाके फिट कर जाता है, लेकिन यहां पर एक जगह छोड़ देता है, टनल जिसको हम लोग कहते हैं, जहां से कि mRNA गुजर सके। तो इस प्रकार से ऐसे देखने में ऐसा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब अगला मशीनरी है वो राइबोसोम में ही। These usually form helical group during active protein synthesis। एक्चुअली ये जो है एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में हेलिकल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, एंड दे आर नाउन एज पोलीराइबोसोम और पोलीसोम्स, जो कि पोलीराइबोसोम या पोलीसोम कहलाता है। डिफरेंट राइबोसोम्स ऑफ ए पोलीसोम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रैंड ऑफ mRNA। अब जो अलग अलग पोलीसोम्स है, अलग अलग जो राइबोसोम या पोलीसोम है, वो एक स्ट्रैंड mRNA के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब यहां पर देखो पार्ट्स ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या क्या पार्ट है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक चैनल फॉर mRNA, mRNA के लिए एक चैनल होता है, एंड इट लाइज बिटवीन द टू सब यूनिट्स। जो चैनल होता है दो सब यूनिट के बीच में रहता है। यू कैन सी हियर, ये जो मैसेंजर आरएनए यहां से होके गुजर रहा है, यही है इसका चैनल। ठीक है, उसका एन एग्जिट टनल फॉर द पासेज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड। अब जो नया पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होगा यहाँ पे, उसको निकलने का भी जगह चाहिए, बोले तो एग्जिट चैनल चाहिए। एंड 3 रिएक्टिव साइट। कौन कौन रिएक्टिव साइट? एक पी, जिसे कि डी भी कहा जाता है आजकल, ए एंड ई साइट। मतलब ये हो गया तुम्हारा ए साइट, ये हो गया ई साइट, और ये हो गया पी साइट, ये बीच वाला जो है, जहां पर कि ट्रांसफर आरएनए आके जुड़ेगा और वहां से पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। पी साइट को हम लोग पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज और डोनर साइट हम लोग कहते हैं। यहां पर तुम लोग एनिमेशंस में देख सकते हो मेरे पीछे कि पी साइट पे ही आके टीआरएनए जुड़ता है एमिनो एसिड के साथ में, और आगे आते जाता है और ये रिप्लेस होते जाता है। ठीक है, इट जॉइंटली कंट्रीब्यूटेड बाय द 2 राइबोसोमल सब यूनिट, जो कि दोनों राइबोसोमल सब यूनिट के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। ए साइट दैट इज एमिनो एसाइल एक्सेप्टर साइट इज सिचुएटेड ऑन द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ओके स्टूडेंट्स, अभी कौन कौन है बताओ थोड़ा सा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर? अब है ई और एग्जिट साइट। ई और एग्जिट साइट इज पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट फेसिंग द टनल साइट। अब यहां पर ई और एग्जिट साइट इज पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट। ई या एग्जिट साइट जो है वो लार्जर सब यूनिट का है, जो कि टनल साइट की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, नाउ एमिनो एसिड्स। अगला जो मशीनरी है इसका वो है एमिनो एसिड। तो अब एमिनो एसिड या हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए सिंगल सेल। हंड्रेड्स ऑफ, मतलब एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन यहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड्स एंड द नंबर ऑफ द लेटर विच प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी द प्रोटीन्स। मतलब यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड्स है तो एमिनो एसिड का अरेंजमेंट और साथ ही साथ उसका स्पेसिफिसिटी ये प्रोवाइड करता है। देयर आर सम 20 एमिनो एसिड व्हिच कंस्टिट्यूट बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। और 20 तरह का ऐसे बहुत सारा एमिनो एसिड होता है, हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड आर प्रेजेंट, बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर दोज व्हिच कंस्टिट्यूट द बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब ये सिर्फ 20 प्रकार का ही एमिनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब वो प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब आते हैं हम लोग अगला मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ऐसे अलग अलग प्रकार का आरएनए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर इसमें थोड़ा सा हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा।
इट इज मैसेंजर आरएनए विच ब्रिंग्स कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए ही है जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को कोड करके लाता है। एंड कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एमिनो एसिड्स बट बाय एंटीकोडॉन्स ऑफ देयर एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ जो कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए जो है वो एमिनो एसिड के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो एंटीकोडॉन्स ऑफ देयर एडेप्टर मॉलिक्यूल्स, जो उसका एडेप्टर मॉलिक्यूल्स का एंटीकोडॉन है ना, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। एंड ट्रांसलेशन अकर्स ओवर द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के ऊपर ट्रांसलेशन होता है। द सेम एमआरएनए में बी रीयूज टाइम एंड अगेन। अब ये जो एक एमआरएनए है ना, वही कई बार रीयूज होता है। अब ऐसा नहीं कि एक एमआरएनए आया पॉलीपेप्टाइड बना के चला गया, ऐसा नहीं होगा, वो बार बार यूज होता है। एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम इट कैन हेल्प सिंथेसिस ए नंबर ऑफ कॉपीज साइमल्टेनियसली। और पॉलीसोम के रूप में जो भी कुछ देर पहले बताए थे, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज एक साथ में बना सकता है। ठीक है, अब अगला है टीआरएनए, जिसे कि हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। क्या काम है इसका? ट्रांसफर और सॉल्युबल आरएनए पिक अ पार्टिकुलर एमिनो एसिड इन द प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग। अब टीआरएनए एक पार्टिकुलर तरह के एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिकअप करेगा, चुनेगा, और यही प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग। चार्ज टीआरएनए टेक्स द सेम एमआरएनए ओवर पार्टिकुलर कोडॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर एंटीकोडॉन्स। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है और वो उसी कोडॉन्स, एमआरएनए के उसी कोडॉन्स पे जाता है जिसका कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन्स है, मतलब स्पेसिफिक होता है। And a tRNA can pick up only a specific amino acid, though an amino acid can be specified by 2 to 6 tRNA। एक tRNA एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही चूज करेगा, स्पेसिफाई करेगा, जबकि एक एमिनो एसिड कई सारा tRNA के द्वारा, मतलब 2 से 6 एमिनो एसिड के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, कोड किया जाता है। Each tRNA has an area for coming in contact with ribosome and the enzyme amino acid tRNA synthesis। प्रत्येक टीआरएनए में एक एरिया होता है जो कि राइबोसोम इन कांटेक्ट विथ राइबोसोम के कांटेक्ट में आता है, एंड एंजाइम एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज, और एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज के लिए भी रहता है। अब आते हैं हम लोग एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। क्या होता है ये? इट इज एंजाइम दैट हेल्प्स इन कंबाइनिंग एमिनो एसिड टू इट्स पार्टिकुलर टीआरएनए। अब ये वही एंजाइम है जो कि टीआरएनए को और एमिनो एसिड को एक दूसरे के साथ जुड़ने में हेल्प करता है, यू कैन से। एंड द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड। और ये जो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस है, प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब प्रत्येक के लिए प्रत्येक होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, इसीलिए इसको एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू द ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। अभी तक तो हम लोग प्रीकर्सर्स देख रहे थे, अब हम लोग मेन रूप से मैकेनिज्म देखेंगे। तो क्या क्या होगा इसमें? नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, नंबर 2 चार्जिंग और इम्यूनाइजेशन ऑफ टीआरएनए, फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, लास्टली मॉडिफिकेशन अगर जरूरत पड़ा तो। अब आते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। नंबर 1 इट इज कैरिड आउट बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम्स नॉन एन एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। अब एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के द्वारा ये एक्टिवेट किया जाता है, बोले तो चार्ज किया जाता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी an amino acid combined with its specific amino acid tRNA synthetic, मतलब एटीपी के प्रेजेंस में ये चार्ज अप होता है, कंबाइंड होता है, ठीक है। एंड मैग्नीशियम आयन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि चार्ज which element or which ion is required for the charging of the amino acid, ओके। और या tRNA इसका होगा मैग्नीशियम आयन Mg2+, and it produces amino acid adenylate enzyme complex, amino acid adenylate enzyme complex जो कि यहां पर देख रहे हो, ठीक है। The energy made available to amino acid during their activation is later used in the formation of peptide bonds। अब यहां पर एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के टाइम में जो एनर्जी यूज होता है, मतलब यहाँ पर जो दिया जाता है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, यही एनर्जी पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम में यूज अप हो जाता है। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ड्राइविंग द इनिशियल रिएक्शन। अब यहाँ पर पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पायरोफॉस्फेट एंजाइम्स का जो हाइड्रोलाइसिस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोफॉस्फेटेज, वही यहाँ पर इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस के लिए,
अगला स्टेप है चार्जिंग और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो यहां पर क्या होता है चार्जिंग अप में, द कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर द एमिनो एसिड टू फॉर्म एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, राइट। मतलब यहां पर टीआरएनए स्पेसिफिक, जो उसका स्पेसिफिक होता है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड एंजाइम एंड एएमपी आर रिलीज। इस रिएक्शन में एंजाइम और एएमपी रिलीज हो जाता है। चलो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, मेरे पीछे लिखा हुआ है एंड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद एमिनो एसिड इज कॉल्ड चार्ज टीआरएनए। अब यहां पर जो टीआरएनए कॉम्प्लेक्स हो गया एमिनो एसिड के साथ, उसे चार्ज टीआरएनए कहते हैं, ए टीआरएनए यहां पर जो देख रहे हो तुम, ठीक है। एंड द एमिनो एसिड लिंक्ड टू 3OH एंड ऑफ टीआरएनए थ्रू इट्स COOH ग्रुप। अब यहां पर जो एमिनो एसिड है ये टीआरएनए के 3OH एंड से जुड़ता है, ये अपना COOH ग्रुप की हेल्प से या उसके तरफ से। अब आते हैं हम लोग इनिशिएशन, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का इनिशिएट करते हैं। इट रिक्वायर्स फैक्टर्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर। अब यहां पर इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ता है। प्रोकैरियोट्स से 3 इनिशिएशन फैक्टर, IF3, IF2 एंड IF1। ये 3 प्रकार का इनिशिएशन फैक्टर होता है जो कि अपने को याद नहीं रखना है। मतलब याद करनी, अगर ऐसे याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रटना नहीं है, रट्टा विद्या नहीं करना। यूकैरियोट्स हैव 9 इनिशिएशन फैक्टर, जो कि यहां पर देख रहे हो, बस ये याद रखना है, यूकैरियोट्स में 9 और प्रोकैरियोट्स में 3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 40S सब यूनिट है प्लस मैसेंजर आरएनए EIF2 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। आगे है इनिशिएशन। mRNA attaches itself to smaller subunit of ribosome in the region of its cap। अब यहां पर जो mRNA है ये अपने आप को अटैच करता है स्मॉलर सब यूनिट, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पे, उसके कैप के पास में, जो कि यहां पर तुम देख रहे हो, स्मॉलर सब यूनिट से जाके अटैच हुआ। कैप है न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए। अब यहां पर उसके लिए एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स रहता है जिसके साथ कि वो जाके अटैच होता है। एंड अटैचमेंट इज सच दैट इनिशिएशन कोडन ऑफ mRNA कम्स टू लाई एट पी साइट। और यहां पर अटैचमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि जो इनिशिएशन कोडन होता है mRNA का, वो जस्ट जाके पी साइट पे होता है। अब क्या होता है इसमें, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक फॉर द इनिशिएशन कोडन रीचेज द पी साइट। अभी जो पी साइट है हमारा, पी साइट पे जाके अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हो मिथियोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जाके वहां पे जुड़ रहा है पी साइट पे। एंटीकोडन एस्टैब्लिशेस टेम्पोररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द इनिशिएशन कोडन ऑफ mRNA। अब एंटीकोडन जो है वो टेम्पोररी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि इनिशिएशन कोडन है मैसेंजर आरएनए का। अब आते हैं हम लोग इनिशिएशन में। द इनिशिएटिंग मिथियोनिन एक्सेप्टिंग टीआरएनए इज चार्ज्ड विद। अब मिथियोनिन टीआरएनए तुम्हें पता है, कल के क्लास में बताए थे, अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना। नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। क्या होता है, द इनिशिएशन मिथियोनिन एक्सेप्टिंग टीआरएनए इज चार्ज्ड विद नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। अब नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन जो है साइटोप्लाज्म में, वो जाके उसके साथ जुड़ता है। एंड फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रिपीटिंग, जो यूकैरियोट्स होता है उसमें नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन जुड़ता है, और जो प्रोकैरियोट्स, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन जुड़ता है। कॉमनली AUG मिथियोनिन को कोड करेगा और बहुत रेयरली GUG यूज होता है जो कि वैलिन को कोड करता है। दिस इज द इनिशिएशन कोडन, ओके। और इनिशिएशन पॉलीपेप्टाइड, इनिशिएशन एमिनो एसिड। अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन the largest subunit of ribosome now combined with the 40S mRNA tRNA methionine complex to form intact ribosome। अब यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, यू कैन सी हियर इन द बैक। अब इस जगह पे जो कॉम्प्लेक्स उसके साथ में लार्ज सब यूनिट, जब वहां पर फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जुट गया, तब जाके लार्जर सब यूनिट जाके अटैच करता है, ठीक है। कमिंग टूगेदर ऑफ द 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एसोसिएशन। अब ये जो दोनों सब यूनिट आके आपस में जुड़ा, इसे ही एसोसिएशन कहा जाता है। एंड इंटैक्ट राइबोसोम इनक्लोजेस
द mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। अब इंटैक्ट आरएनए mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स का इनक्लोज करता है प्रेजेंट इन द पी साइट बट कीप्स द ए साइट एक्सपोज्ड। अब ये पी साइट को जाके क्लोज करता है बट इसका जो ए साइट है वो खुला हुआ रहता है, एक्सपोज्ड रहता है। ठीक है, यू कैन सी नाउ कमिंग टू द इलोंगेशन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। क्या होता है यहाँ पर, एन एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स रीचेज द ए साइट and attaches to mRNA codon next to the initiation codon with the help of its anticodon। अब इसका एंटीकोडोन की हेल्प से ए साइट पे जाता है और अपने आप को अटैच करता है। A polypeptide bond is established between the carboxyl group that is COH of amino acid attached to tRNA at P site and amino group NH2 of the amino acid attached to tRNA at A site। मतलब यहाँ पर तुम इसमें देख सकते हो इस एनिमेशन में जो ऑलरेडी ई साइट पे प्रेजेंट है उसके पास सॉरी पी साइट पे जो प्रेजेंट उसका COH ग्रुप से जाके ए साइट पर जो आ रहा है टीआरएनए विथ एमिनो एसिड को लेके उसके साथ ये जाके जुड़ जाता है और किसके द्वारा, NH2 के द्वारा और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फिर वो शिफ्ट कर जाता है अगला पोजीशन पे, ई पोजीशन पे, और वहां से वो रिलीज हो जाता है और इसके बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होते जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जा रहा है। दिस रिएक्शन आगे है इलोंगेशन में। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। और ये जो रिएक्शन है पॉलीपेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा ये कैटेलाइज होता है। इन द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टीआरएनए एंड द एमिनो एसिड एट द पी साइट ब्रेक्स, द फ्री टीआरएनए ऑफ द पी साइट स्लिप्स टू द ई साइट एंड फ्रॉम देयर to the outside of the ribosome with the help of G factor। यहां पर देख रहे हो ना, ई साइड पे जा रहा है, जैसे ये जुट गया मूव करता है, शिफ्ट कर जाता है ई साइड पे और वहां से ये रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ G फैक्टर एंड द ए साइड कैरीज पेप्टाइडाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और ए साइड कैरीज करता है पेप्टाइडाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, नाउ इलोंगेशन में आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पेप्टाइड linkage and slipping of the free tRNA of P site, the ribosome और mRNA rotate slightly। अब जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा मूव कर जाता है। तुम यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर देखो किस प्रकार से ये मूव करता है, थोड़ा सा स्लाइड, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। द प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन और यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तुम यहाँ पर एनिमेशन में देख सकते हो कि किस तरीके से दिखलाया गया और ये प्रोसेस किस प्रकार से चलता है। एंड इट रिक्वायर्स ए फैक्टर कॉल्ड ट्रांसलोकेज एंड एनर्जी फ्रॉम GIP। ट्रांसलोकेज फैक्टर की जरूरत पड़ता है और GIP के द्वारा एनर्जी मिलता है। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन, इलोंगेशन में ही ए साइट कोडोन अलोंग विद पेप्टाइडाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स रीचेज द पी साइट। अब जो ए साइट पे है वो पी साइट पे क्योंकि शिफ्ट करेगा सब कुछ, पी साइट पे पहुंच जाएगा एंड ए न्यू कोडोन इज एक्सपोज एट द ए साइट। अब जाहिर सी बात है जब आगे बढ़ा ए साइट पे एक न्यू कोडोन आ जाएगा एंड इट अट्रैक्ट्स ए न्यू एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, जो कि एक न्यू एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वहां पर आएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन इज रिपीटेड। ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन रिपीट होते जाता है। One by one, all the codon of mRNA are exposed at the A site and get decoded through incorporation of amino acid in the peptide chain। और यहाँ पर क्या होता है, एक एक करके A साइट पे जो मैसेंजर आरएनए का कोडोन है रिलीज होते जाता है, एक्सपोज होते जाता है और स्पेसिफिक टीआरएनए वहां पर आके जोड़ते जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाता है और आयाराम गयाराम चलते रहता है। द पेप्टाइड चेन इसी प्रोसेस से इलोंगेट करते चला जाता है and polypeptide lies in the groove of the larger subunit of ribosome to protect itself from the cellular enzyme। लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस के दौरान में जो लार्जर सब यूनिट का जो ग्रुप है पॉलीपेप्टाइड वहीं पे रहता है ताकि सेलुलर एंजाइम के द्वारा ये डाइजेस्ट ना कर लिया जाए। A lot of energy is consumed in protein synthesis और ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है। For every single amino acid incorporated in peptide chain 1 ATP and 2 GTP molecules are used। और एक एमिनो एसिड को जोड़ने में एक ATP और 2 GTP का यूज हो जाता है। नाउ लास्टली टर्मिनेशन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज टर्मिनेटेड व्हेन ए नॉनसेंस कोडोन ऑफ mRNA reaches the A site
जैसे ही ए साइट पहुंचता है नॉनसेंस कोडन वहां से टर्मिनेशन हो जाता है। एंड 3 प्रकार का नॉनसेंस कोडन होता है जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। कौन कौन? ओकर, अम्बल एंड ओपल, UAA, UAG एंड UGA। ये उसको टर्मिनेट करता है ये नॉनसेंस कोडन की हेल्प से। यू कैन सी हियर, इस प्रोसेस में यहाँ पर दिखलाया गया है कि किस प्रकार से, जो एनिमेशन तुम मेरे पीछे देख रहे हो, कि किस प्रकार से यहां से रिलीज करता है नॉनसेंस कोडन। यू कैन सी नॉनसेंस कोडन आया, पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गया। अभी तक जुड़ा हुआ था, बनते जा रहा था, लेकिन यहां पर नॉनसेंस कोडन उसको तोड़ दिया। नॉनसेंस कोडन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी tRNA, therefore no more amino acid tRNA reaches the A site। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, किसी भी tRNA को कोड नहीं करता, इसीलिए वहां से काम तमाम हो जाता है। The P site tRNA is hydrolyzed and the completed polypeptide is released in the presence of GTP dependent release factor। अब ये जब बन जाता है ना, तो क्या होता है, P साइट जो होता है tRNA का वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और कंप्लीट जो बन चुका है पॉलीपेप्टाइड चेन वो वहां से रिलीज हो जाता है GTP डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर के द्वारा। राइबोसोम मूव्स ओवर द नॉनसेंस कोडन एंड स्लिप्स ऑफ द mRNA चेन। अब यहाँ पर राइबोसोम जो क्या होता है, नॉनसेंस कोडन के ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, mRNA चेन के ऊपर स्लिप कर जाता है। एंड द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सेपरेट और अंडरगो डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर दैट इज DF। अब यहाँ जो 2 सब यूनिट था वो एक दूसरे को अलग कर लेता है क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, बन चुका है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन। ऑन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द राइबोसोम ए पॉलीपेप्टाइड हैज ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर। तुम्हें पता है जब पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से रिलीज हुआ राइबोसोम से तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। इट कोइल्स एंड फर्दर टू हैव सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब बाद में इसमें कोइलिंग होता है जिसमें कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ए पॉलीपेप्टाइड में गेट एसोसिएटेड विद अदर पॉलीपेप्टाइड टू प्रोड्यूस बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर विच देन फॉर्म्स टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये भी हो सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ सकता है और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 11 में मॉलिक्यूलर पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह के बारे में, प्रोटीन के बारे में, तो वहां पर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो माय फ्यूचर डॉक्टर्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।